हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत में फिर घुसे म्यांमार के सैकड़ों सैनिक। मिजोरम ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। जी हां, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मचे बवाल का असर भारतीय सीमा पर दिखने को मिला है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे तो सुनियोजित थे पाकिस्तान और ईरान के हमले। दोनों देशों को पहले से ही थी जानकारी। रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जिसके बाद हर कोई रह गया हैरान। क्या ये सबसे बड़ी इन्होंने साजिश रची थी? पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर दिया है बड़ा बयान। सीमा विवाद मुद्दे पर कही है ये बात, क्या कहा उसने ये भी बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे ओवैसी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत बड़ी बयानबाजी की है। दोस्तों बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया जैसा दिया है बयान। बताएंगे इनके बौखलाहट के पीछे का सबसे बड़ा कारण। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में फिर घुसे म्यांमार के सैकड़ों सैनिक। मिजोरम ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। जी हां, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मचे बवाल का असर भारतीय सीमाओं पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में म्यांमारी सैनिक भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में घुसे हैं। दरअसल म्यांमार में विद्रोही ताकतों और सैन्य बोले तो जुंटा सरकार के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई के बीच म्यांमार सेना के सैकड़ों जवान भारत की ओर भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने इसकी सूचना केंद्र सरकार को दी है। केंद्र को घटनाक्रम के बारे में सचेत करते हुए मिजोरम ने पड़ोसी देश के सैनिकों को तुरंत वापस भेजने का आह्वान किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा झड़पों के बीच म्यांमार सेना के लगभग 600 सैनिक भारत में घुस आए। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पश्चिमी म्यांमार राज्य रखाइन में एक सशस्त्र समूह अराकन आर्मी के उग्रवादियों ने सेना के शिविरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद म्यांमार के सैनिक वहां से भाग निकले और उन्होंने मिजोरम के लांगट लाई जिले में शरण ली है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को असम राइफल्स के कैंप में आश्रय दिया गया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम ने राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार सेना के जवानों की शीघ्र वापसी पर जोर दिया है। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के पूर्ण सत्र से पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। अगली खबर बता दें तो सुनियोजित थे पाकिस्तान और ईरान के हमले। दोनों देशों को पहले से ही थी जानकारी। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा बता दें, ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना को ईरान द्वारा 16 जनवरी के मिसाइल हमले के बारे में पहले ही बता दिया गया था। एक अहम ईरानी सूत्र के मुताबिक तेहरान ने इस्लामाबाद को यह नहीं बताया था कि वो इसे सार्वजनिक करेगा। सूत्र ने बताया कि वे स्ट्राइक तो कर सकते थे लेकिन इसे प्रचारित नहीं कर सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC के करीबी माने जाने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने 18 जनवरी को लिखा कि पाकिस्तान में इस सप्ताह आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमले के लिए पाकिस्तानी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी। पाकिस्तान द्वारा आज किया गया ये हमला भी उस समझौते के अनुरूप है जो आकार ले चुका है और सीमा पर आतंकवाद से निपटने तथा सीमा पर स्थायी सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ ईरानी पत्रकारों ने सुझाव दिया है कि अफगानिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति के दूत हसन काजेमी कोमी की पाकिस्तान की हालिया यात्रा का मकसद इस्लामाबाद को आसन्न ईरानी हमले के बारे में पहले से सूचित करना हो सकता है। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तानी लाल टोपी ने ईरान को दी है गाजा में बदलने की धमकी। रॉकेट हमले को बताई बेवकूफी, भारत पर भी उगला जहर। जी हाँ, पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हामिद ने ईरान के हमले को बेवकूफी भरा हमला बताया। इसके साथ ही भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। जैद हामिद ने धमकी दी है कि पाकिस्तान ने अगर युद्ध किया तो ईरान का कुछ नहीं बचेगा। लाल टोपी ने कहा कि ईरान की ओर से हुआ हमला नासमझी में हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ईरान अंदर भी गद्दार है जिन्होंने ऐसा करके ईरान की रियासत को नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब इस हमले को डिफेंड कर रहा है कि उसने जैश अल अदल पर हमला किया, लेकिन उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो पाकिस्तान से कहे और पाकिस्तान की सेना अपने इलाके में ऑपरेशन करेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसने भारत पर भी जहर उगला है। उसने कहा कि ईरान को भी दिक्कत होगी अगर हम उनके इलाके में घुसकर मारेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इंडिया भी तो ईरान में है। हम चाबहार को उड़ा देंगे क्योंकि इंडिया ने बंदरगाह बनाने के नाम पर पूरा जासूसी हेडक्वार्टर चाबहार में बना दिया। ईरान की ओर से लगातार दिक्कतें पाकिस्तान के लिए होती हैं, लेकिन हमने कभी भी उसे दुश्मन नहीं समझा। हमने कभी भी ईरान से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या करारा जवाब देना चाहेंगे इस लाल टोपी को? बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, चीनी विदेश
मंत्रालय ने दिया बयान, कहा सीमा विवाद की आंच व्यापार समेत द्विपक्षीय मुद्दों तक ना पहुंचे। जी हां दोस्तों, चीन ने ऐसा बयान दिया है। आप भी कहेंगे ये क्या बात हुई। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। इस मुद्दे पर अक्सर दोनों देश आमने सामने आते हैं। विस्तारवादी नीति पर चलने वाली चीनी सरकार के अड़ियल रुख के कारण भारत के साथ रिश्ते शांत लेकिन तनावपूर्ण रहते हैं। ताजा घटनाक्रम में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास करने के संकेत दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के संबंध स्थिर होने पर चीन और भारत के बीच व्यापार और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रवक्ता एक भारतीय अधिकारी की कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारी ने कथित तौर पर कहा है कि सीमा पर गतिरोध खत्म होने और संबंध स्थिर होने पर चीन में निवेश करने को लेकर भारत अपने नियमों को बदलने पर विचार कर सकता है। चीन के रुख को दोहराते हुए माओ ने भारत चीन संबंधों पर कहा कि चीन भारत सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है। सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया से दोनों देशों के सामान्य विकास पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपने सुना चीन का ये बयान। वो कह रहा है कि सीमा पर कैसे भी मुद्दे हो, सीमा पर कैसी भी लड़ाइयां हो, झड़पें हो, चाहे कुछ भी हो, शांति हो, लेकिन व्यापार के साथ में समझौता नहीं होना चाहिए। व्यापार चलते रहना चाहिए चीन के साथ। यानी कि दोस्तों एक तरीके से चीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ सीमा पर लड़ाइयां करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारे साथ व्यापार में कमी नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे और तुम भी हमारे साथ व्यापार करते रहो। लड़ाई को अपनी जगह रखो और व्यापार को अपनी जगह रखो। यानी कि ये सुझाव देने की कोशिश कर रहा है भारत को। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत वो देश नहीं जो एक तरफ अपने सैनिकों के बलिदान को सहे और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ व्यापार भी करे, तो दोस्तों कमेंट में चीन को जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मुइज्जू को लगा जिनपिंग वाला रोग, मालदीव में दिखाने लगे चीन वाली तानाशाही, भड़का विपक्ष। दरअसल चीन की गोद में बैठे मुइज्जू के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो एमडीपी के अध्यक्ष फयाज इस्माइल ने मुइज्जू सरकार के खिलाफ वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि हनीमून की रातें अब खत्म हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फयाज ने कहा कि अत्याचारी और तानाशाह को गिरफ्तार करने के लिए अब सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इस कारण ये नहीं माना जा सकता कि वो मुइज्जू को लेकर ये कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हनीमून की रातें खत्म हो गई हैं, अब हमें अत्याचार, धोखे और तानाशाही को रोकने के लिए वो सब कुछ करने की जरूरत है जो किया जा सकता है। ईश्वर की इच्छा से हम विजयी होंगे। फयाज का ये ट्वीट तब आया है जब माले नगर परिषद की ओर से अपनी कुछ प्रमुख परियोजनाओं को सरकार को सौंप दिया। एमडीपी के टिकट पर मेयर चुने गए एडम अजीम के कार्यभार संभालने से पहले नगर परिषद ने माले मछली बाजार, स्थानीय बाजार और पार्किंग भवनों को विकसित करने की परियोजनाएं सरकार को सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ विवाद के बीच मोहम्मद मुइज्जू को बड़ा झटका लगा था। इस चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी। जो मालदीव की राजधानी माले में कुछ दिनों पहले मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें मुइज्जू की पार्टी हार गई थी। हार से बौखलाए मुइज्जू ने माले नगर परिषद की प्रमुख परियोजनाओं को छीनने का प्लान बनाया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और ये बातें कही है। जी अगर आप भी मानते हैं कि मुइज्जू की सरकार मालदीव में ज्यादा दिन चलने नहीं वाली, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत से तनाव के बीच अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कनाडा ने लिया दिल खुश कर देने वाला ये बड़ा फैसला। हर कोई रह गया सुनकर हैरान। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कनाडा ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। भारत से चल रहे राजनयिक तनाव के बीच कनाडा का राम मंदिर पर लिया गया ये फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल कनाडा की 3 नगर पालिकाओं ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाने की उद्घोषणा जारी की है। इतना ही नहीं, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति को प्रतिष्ठित किए जाने वाले समारोह को चिन्हित करने के लिए ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में बिलबोर्ड भी लगाए हैं। इसमें यह बताया गया है कि भारत में राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि कनाडा की 3 नगर पालिकाओं ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मान्यता देते हुए ये उद्घोषणा जारी की है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष अरुणेश गिरी ने कहा कि विश्व जैन संगठन कनाडा के साथ ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैडफोर्ड ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाने संबंधित उक्त घोषणा को सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया है। बहरहाल दोस्तों, क्या कनाडा द्वारा लिया गया ये फैसला कहीं ना कहीं भारत के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए तो नहीं किया है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां चेक अदालत से निखिल गुप्ता को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। यूएस प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी, इस मंत्री पर टिकी उम्मीदें। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि चेक रिपब्लिक सरकार चाहे तो अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी को मारने की असफल साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय व्यक्ति को अमेरिका के हवाले कर सकता है। चेक
चेक के न्याय मंत्रालय ने यह जानकारी दी। निखिल गुप्ता की सारी उम्मीदें अब चेक सरकार के न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक के ऊपर टिकी है। दरअसल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 52 वर्षीय आरोपी निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक के हाथों में होगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि निखिल गुप्ता को बेफिजुल फंसाया जा रहा है और भारत को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और निखिल गुप्ता को राहत दिलवानी चाहिए, तो इस पर सुझाव अपना आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चलें, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भड़के ओवैसी, कहा बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया। साथ ही साथ कहा कि मुसलमानों ने 500 साल वहां पर नमाज पढ़ी है, उनसे सिस्टमेटिक ढंग से छीन ली गई है बाबरी मस्जिद। बताते हैं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोले तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित तरीके से बाबरी मस्जिद को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार यानी 20 जनवरी आज के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दावा किया कि बाबरी मस्जिद को सिस्टमेटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वे वहां 500 साल से नमाज पढ़ रहे थे। जब कांग्रेस के GB पंत उत्तर प्रदेश से के CM थे तो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी और फिर उन्हें निकाला नहीं गया। कर्नाटक के कुलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस समय वहां के कलेक्टर नायर साहब थे, उन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना ही नहीं, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने मस्जिद को शहीद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ तब तो राम मंदिर नहीं था। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बौखलाते नजर आए हैं ओवैसी, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आपका क्या जवाब होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मुसलमानों ने 500 साल तक उसमें नमाज पढ़ी होंगी, नो डाउट, लेकिन श्री राम जी की गाथा उससे भी पुरानी है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपका इस पर क्या टेक होगा दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में भारी मात्रा में जय श्री राम, जय सीता मैया कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थे सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।